Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to continue your 7th chapter of class 12 history book, that is an imperial capital Vijayanagar. So ये वीडियो इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है एंड आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के फोर्थ टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं. सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के थर्ड टॉपिक को कंप्लीट किया था. सो थर्ड टॉपिक में हम लोग विजयनगर एम्पायर का जो कैपिटल सिटी था, जिस सिटी का भी नाम विजयनगर ही था, सो हम लोग विजयनगर सिटी के बारे में थर्ड टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे. सो उस टॉपिक में हम लोगों ने विजयनगर सिटी के मैप को भी डिस्कस किया था. सो पूरा ही जो विजयनगर सिटी था उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया था. पहला था अर्बन कोर, दूसरा था रॉयल सेंटर एंड तीसरा था सैक्रेड सेंटर. सो थर्ड टॉपिक में ही हम लोगों ने विजयनगर सिटी का जो अर्बन कोर था, जो अर्बन सेंटर था, उसके बारे में डिस्कस कर लिया था. सो नाउ आज के इस वीडियो में टॉपिक नंबर 4 में हम लोग रॉयल सेंटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड टॉपिक नंबर 5 में हम लोग सैक्रेड सेंटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है देन आप डायरेक्टली आई बटन को क्लिक करके प्रीवियस पार्ट को देख सकते हैं. सो नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक नंबर 4 को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो जैसे कि इस सेंटर का नाम है रॉयल सेंटर, सो हमें नाम से ही पता चलता है कि ये जो जगह था, ये जो सेंटर था, सो यहाँ पे विजयनगर एम्पायर को रूल करने वाले जो रूलर्स थे, जो किंग थे, वो रहा करते थे. सो नाउ अगर हम लोग रॉयल सेंटर के लोकेशन की बात करें कि आखिर रॉयल सेंटर विजयनगर सिटी के किस पार्ट में लोकेटेड था, सो पूरा जो विजयनगर सिटी था, जो सेटलमेंट था, सो उसके साउथ वेस्टर्न पार्ट में हमें रॉयल सेंटर देखने को मिलता है. विजयनगर सिटी के साउथ वेस्टर्न पार्ट में रॉयल सेंटर लोकेटेड था. ना नेक्स्ट हमें रॉयल सेंटर के टेम्पल्स के बारे में बता रखा है. सो भले ही इस जगह का नाम रॉयल सेंटर था बट फिर भी हमें इस जगह में 60 टेम्पल्स देखने को मिलते हैं. सो जब हमें विजयनगर सिटी के रॉयल सेंटर में 60 टेम्पल्स देखने को मिलता है, मंदिर देखने को मिलता है, सो वो कहीं ना कहीं इस बात को क्लियरली इंडिकेट करता है कि विजयनगर एम्पायर को रूल करने वाले जो रूलर्स थे, जो किंग थे, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था कि वे लोग टेम्पल्स को पैट्रोनेज प्रोवाइड करें, यानी कि अपने एरिया में, अपने सेंटर में टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाए. एंड आखिर रूलर्स ये क्यों करते थे? सो इसके द्वारा वो अपने अथॉरिटी को, अपने पावर को स्टेबलाइज करना चाहते थे, उसको लेजिटिमाइज करना चाहते थे. यानी कि रूलर्स को अगर जनता का सपोर्ट चाहिए, यानी कि उनको अगर अपने प्रजा का, अपने सिटीजन का सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए वो अपने सिटीजन्स के लिए, अपने सब्जेक्ट्स के लिए टेम्पल्स बनवाया करते थे. सो जब किसी भी एरिया, किसी भी सिटी में रहने वाले जो नागरिक होते हैं, सो अगर उनके लिए उनके रूलर टेम्पल्स को बनवाते हैं देन उसके थ्रू वो कहीं ना कहीं अपने रूलर को सपोर्ट करते हैं. सो यही मेन ऑब्जेक्टिव होता था रूलर्स का, टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाने के पीछे. सो विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे वे लोग रॉयल सेंटर में भी टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाते थे ताकि उसके द्वारा वो अपने अथॉरिटी को स्टेबलाइज कर सके और अपने अथॉरिटी को लेजिटिमाइज कर सके. ना नेक्स्ट हमें रॉयल सेंटर के पैलेसेस के बारे में बता रखा है. सो आर्कियोलॉजिस्ट को रॉयल सेंटर में लगभग 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं एंड इन सारे 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस को हिस्टोरियंस द्वारा या फिर आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा पैलेसेस कहा गया है, यानी कि राजमहल कहा गया है. सो रॉयल सेंटर में जितने भी पैलेसेस मिले थे, जितने भी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस मिले थे, सो ये रिलेटिवली बहुत ज़्यादा लार्ज स्ट्रक्चर हुआ करता था एंड इन सारे लार्ज स्ट्रक्चर का कोई भी रिचुअल फंक्शन नहीं होता था, यानी कि ये रिलीजन के साथ किसी तरीके से रिलेटेड नहीं था. सो इसी वजह से इन सारे लार्ज स्ट्रक्चर या फिर लार्ज बिल्डिंग को पैलेसेस कहा गया है, क्योंकि इन सारे बिल्डिंग्स का हमें कोई भी रिचुअल फंक्शन देखने को नहीं मिलता है. ना नेक्स्ट अगर हम लोग डिफरेंसेस की बात करें कि इन सारे टेम्पल्स एंड इन सारे पैलेसेस के बीच में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, सो इन सारे स्ट्रक्चर एंड इन सारे टेम्पल्स के बीच में हमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलता है. एंड वो डिफरेंस ये है कि टेम्पल्स को एंटायरली मैसोनरी से बनाया गया था, यानी कि एक ही तरीके के पत्थर या फिर ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एंड साथ ही साथ मोटर का भी इस्तेमाल किया गया था. वेरस अगर हम लोग इन सारे स्ट्रक्चर्स की बात करें, इन सारे पैलेसेस की बात करें, सो इन सारे सेकुलर बिल्डिंग्स को पेरिशनेबल मटेरियल से बनाया गया था, यानी कि वुड वगैरह से बनाया गया था, जो कि टाइम के साथ डीके हो गया. सो ये हमें मेन डिफरेंस देखने को मिलता है. सो भले ही रॉयल सेंटर का नाम था रॉयल सेंटर बट इस सेंटर में हमें पैलेसेस के अलावा कई सारे टेम्पल्स भी देखने को मिलते हैं. सो विद दिस टॉपिक नंबर 4 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है. नाउ टॉपिक नंबर 4 का जो पहला सब टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है द महानवमी डिब्बा.
सो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सो ये जो पूरा एरिया था यानी कि रॉयल सेंटर का पूरा जो एरिया था, सो उस एरिया में हमें और भी कुछ बहुत ही डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं और भी कुछ बहुत ही विशेष स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। एंड इन सारे स्ट्रक्चर्स का जो नाम था वो किसके बेसिस पे रखा गया था? सो इट वाज बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ द बिल्डिंग एज वेल एज देयर फंक्शन, यानी कि इन सारे स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से बनाया गया था, इन सारे स्ट्रक्चर्स का कैसा फंक्शन था, सो इसके बेसिस पे ही आर्कियोलॉजिस्ट या फिर हिस्टोरियंस के द्वारा इन सारे स्ट्रक्चर्स का नाम रखा गया था। सो पूरे ही अर्बन सेंटर में हमें एक ऐसा ही बहुत ही डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एक बहुत ही विशेष स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको किंग पैलेस कहा गया है। सो किंग पैलेस पूरे ही रॉयल सेंटर में जितने भी पैलेसेस थे, सो उन सारे ही पैलेसेस में से किंग्स पैलेस सबसे लार्जेस्ट पैलेस था। बट जब आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा इस स्ट्रक्चर में एक्सकेवेशन किए गए, किंग्स पैलेस में एक्सकेवेशन किए गए, सो उन्हें ज्यादा कुछ ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि ये सच में एक रॉयल रेजिडेंसी हुआ करता था, यानी कि किंग पैलेस में किंग ही रहा करते थे। सो हमारे पास ऐसा ज्यादा कुछ एविडेंस नहीं है, बट फिर भी एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को किंग्स पैलेस में दो बहुत ही इंप्रेसिव प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। सो पहला है ऑडियंस हॉल एंड दूसरा है महानवमी डिब्बा। सो इन्हीं दोनों इंप्रेसिव प्लेटफॉर्म की वजह से किंग्स पैलेस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है एंड किंग्स पैलेस एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर हुआ करता था रॉयल सेंटर में। So the entire complex is surrounded by high double walls with a street running between them. यानी कि ये पूरा ही जो किंग पैलेस था, सो पूरे ही किंग पैलेस को डबल लेयर ऑफ वॉल से सराउंडेड किया गया था, घेरा गया था। एंड ये सारे जो वॉल्स थे ये बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते थे। एंड दोनों ही वॉल्स के बीच में हमें स्पेस देखने को मिलता है, हमें थोड़ा सा दूरी देखने को मिलता है एंड इसके बीच में हमें स्ट्रीट्स देखने को मिलता है, रोड्स देखने को मिलता है। सो दोनों ही जो वॉल बनाया गया था वो सटा कर नहीं बनाया गया था, बल्कि बीच में हमें स्पेस देखने को मिलता है जहाँ पे स्ट्रीट्स को बनाया गया था। तो नाउ अब हम लोग किंग पैलेस के पहले इंप्रेसिव प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म का नाम आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा ऑडियंस हॉल रखा गया है। सो द ऑडियंस हॉल इज अ हाई प्लेटफॉर्म विद स्लॉट्स फॉर वुडन पिलर्स एट क्लोज एंड रेगुलर इंटरवल। सो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, सो ये ऑडियंस हॉल का पिक्चर है। सो ऑडियंस हॉल एक बहुत ही ऊंचा सा प्लेटफॉर्म हुआ करता था एंड इस प्लेटफॉर्म में हमें स्लॉट्स देखने को मिलता है, यानी कि होल देखने को मिलता है फॉर द वुडन पिलर्स, यानी कि उस टाइम पीरियड के दौरान हो सकता है कि इन सारे होल में वुड के पिलर्स को लगाया गया था। सो ये सारे होल्स हमें आज के टाइम पीरियड में भी देखने को मिलते हैं, बट ये सारे जो वुडन पिलर्स थे, सो ये टाइम के साथ साथ डीके हो गए। एंड ये सारे जो स्लॉट्स या फिर होल्स को बनाया गया था ऑडियंस हॉल में, सो ये हमें रेगुलर इंटरवल्स में देखने को मिलता है, यानी कि एक प्रॉपर स्पेस में सारे ही होल्स को बनाया गया था, सारे स्लॉट्स को बनाया गया था वुडन पिलर्स को रखने के लिए। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि ऑडियंस हॉल के सेकंड फ्लोर में जाने के लिए, यानी कि छत में जाने के लिए स्टेयर केसेस यानी कि सीढ़ियों को भी बनाया गया था, विच रेस्टेड ऑन दिस पिलर। सो ऑडियंस हॉल के नीचे में हमें ये सारे जो स्लॉट्स देखने को मिलते हैं, जो होल देखने को मिलते हैं, जहाँ पे मे भी हो सकता है कि पहले के टाइम पीरियड के दौरान वुड के पिलर्स को लगाया गया था। सो ऑडियंस हॉल के नीचे ये सारे जो वुडन पिलर्स को बनाया गया था, सो वो कहीं ना कहीं सेकंड फ्लोर को एक बेस प्रोवाइड करता था। So the pillars being closely spaced would have left little free space and thus it is not clear what the hall was used for. So जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारे जो पिलर्स को बनाया गया था, सो ये रेगुलर इंटरवल में बनाया गया था, यानी कि इन सारे पिलर्स के बीच में जो स्पेस था वो बहुत ही ज़्यादा कम था। सो इसी वजह से हमें प्रॉपरली ये नहीं पता कि ऑडियंस हॉल का आखिर इस्तेमाल किस लिए किया गया था। सो ऑडियंस हॉल नाम तो सुनने में हमें ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हुआ करता था जहाँ पे ऑडियंस बैठा करते थे, बट जब ऑडियंस हॉल में हमें इतने सारे वुडन पिलर्स का एविडेंस मिलता है जो कि बहुत ही कम स्पेस में बनाया गया था, सो किस तरीके से ऑडियंस हॉल में लोग रहा करते थे या फिर लोग वहां पे इकट्ठा होते थे, सो इस वजह से ये क्लियर नहीं है कि आखिर ऑडियंस हॉल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था। सो आप पिक्चर में ऑडियंस हॉल के रुइंस को देख सकते हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को रॉयल सेंटर के किंग्स पैलेस में मिला था। सो ये था पहला इंप्रेसिव प्लेटफॉर्म। नाउ अगर हम लोग दूसरे इंप्रेसिव प्लेटफॉर्म की बात करें, सो वो था महानवमी डिब्बा। सो पूरा ही जो विजयनगर सिटी था, सो पूरी ही सिटी का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, जो सबसे ऊंचा हिस्सा था, सो सबसे ऊंचे हिस्से में ही महानवमी डिब्बा लोकेटेड था। सो आखिर ये महानवमी डिब्बा था क्या? सो इट इज अ मैसिव प्लेटफॉर्म, यानी कि ये एक बहुत ही लार्ज प्लेटफॉर्म हुआ करता था, रेजिंग फ्रॉम अ बेस ऑफ अबाउट 11,000 स्क्वायर फीट, यानी कि ये लगभग 11,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ था एंड विद अ हाइट ऑफ 40 फीट, एंड ये 40 फीट के हाइट में बनाया गया था। सो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने महानवमी डिब्बे को अच्छी तरीके से स्टडी किया, सो आर्कियोलॉजिस्ट को उस प्लेटफॉर्म में वुडन स्ट्रक्चर के भी एविडेंस मिलते हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि महानवमी डिब्बा ये जो प्लेटफॉर्म था, सो इसके ऊपर किसी एक वुडन स्ट्रक्चर को बनाया गया था, वुड से किसी एक स्ट्रक्चर को बनाया गया था जो कि टाइम के साथ डिके हो गया। सो द बेस ऑफ द प्लेटफॉर्म इज कवर्ड विथ रिलीफ कार्विंग। सो ये पूरा ही जो प्लेटफॉर्म था, इस प्लेटफॉर्म का जो बेस था, जो नीचे का हिस्सा था, सो वहाँ पे हमें कार्विंग देखने को मिलता है, यानी कि पूरे स्टोन को अच्छी तरीके से कट करके वहाँ पे नकाशी किया गया था, यानी कि डिजाइन वगैरह को कट करके बनाया गया था।
सो जब आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस महानवमी डिब्बा के फंक्शंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस प्लेटफॉर्म को क्यों बनाया गया था, इस प्लेटफॉर्म का फंक्शन क्या था, सो आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली इस प्लेटफॉर्म को रिचुअल्स के साथ या फिर रिलीजन के साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं. सो रिचुअल्स एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर प्रोबेबली कोइंसिडेंट विद महानवमी ऑफ द 10-day हिंदू फेस्टिवल. सो लगभग सितंबर एंड अक्टूबर का जो महीना होता है, जो ऑटम मंथ होता है, सो उस टाइम में हम लोग एक हिंदू फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं जो कि 10 दिन का फेस्टिवल होता है. सो नॉर्थन इंडिया में इस फेस्टिवल को दशहरा कहा जाता है, बंगाल में इस फेस्टिवल को दुर्गा पूजा कहा जाता है एंड सदर्न पेनिनसुला में इस फेस्टिवल को नवरात्रि या फिर महानवमी कहा जाता है. सो महानवमी टर्म का अगर आप लिटरल मीनिंग देखोगे देन इसका मतलब होता है द ग्रेट 9th डे. सो 10 दिनों का ये जो हिंदू फेस्टिवल होता है, जो नवरात्रि होता है, सो 9th डे को ही महानवमी कहा जाता है. सो इस तरीके से ये जो महानवमी डिब्बा है इसको नवरात्रि या फिर महानवमी जो फेस्टिवल है उसके साथ रिलेट किया गया, रिलीजन के साथ या फिर रिलीजियस फेस्टिवल के साथ रिलेट किया गया. सो आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस के द्वारा ये कहा गया कि ये जो महानवमी डिब्बा है, सो ये 10 दिनों का जो हिंदू फेस्टिवल होता है, सो उसका जो 9th डे होता है उससे रिलेटेड होता है. सो इस दिन विजयनगर एम्पायर के जो किंग होते थे, जो रूलर होते थे, वो अपने प्रेस्टीज को, अपने पावर को और अपने सुजरेनिटी यानी कि उनके पास रूल करने का जो अधिकार है, जो राइट है, सो उसको दर्शाया करते थे ऑन दिस ओकेजन. सो 9th डे में विजयनगर की सिटी में एक ओकेजन को किया जाता था एंड उस ओकेजन में विजयनगर के जो किंग होते थे वो अपने पावर एंड प्रेस्टीज को दर्शाया करते थे. ना नेक्स्ट हमें उस दिन के कुछ सेरेमनीज के बारे में बता रखा है, कुछ इवेंट्स के बारे में बता रखा है. सो 10 दिनों का ये जो हिंदू फेस्टिवल था उसमें से जो 9th डे था उसको एक ओकेजन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था विजयनगर सिटी में. सो 9th डे में कुछ सेरेमनीज को, कुछ इवेंट्स को भी परफॉर्म किया जाता था, जैसे कि वर्शिप ऑफ द इमेज. सो 9th डे में भगवान की इमेज को वर्शिप किया जाता था. साथ ही साथ वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्स यानी कि उस राज्य का जो घोड़ा था या फिर जो रॉयल हॉर्स था, सो उसको भी वर्शिप किया जाता था. साथ ही साथ उस दिन बफेलोस या फिर दूसरे एनिमल्स का सैक्रिफाइस भी किया जाता था यानी कि बलि वगैरह चढ़वाया जाता था. साथ ही साथ उस दिन डांस परफॉर्मेंस को किया जाता था, रेसलिंग मैचेस को किया जाता था और एक प्रोकेशन भी निकाला जाता था. सो प्रोकेशन का मतलब होता है जुलूस या फिर यात्रा. सो उस दिन एक प्रोकेशन को भी निकाला जाता था ऑफ कपेरेस एंड हॉर्सेस, एलिफेंट्स, कैरियर्स एंड सोल्जर्स यानी कि हॉर्सेस, एलिफेंट्स, कैरियर्स का मतलब होता है रथ एंड सोल्जर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया जाता था एंड उनका एक यात्रा निकाला जाता था, उनका एक जुलूस निकाला जाता था. सो इन सारी परफॉर्मेंस को, इन सारी रिचुअल्स को किंग के सामने प्रेजेंट किया जाता था. साथ ही साथ किंग के जो गेस्ट होते थे, जैसे कि किंग के जो चीफ नायकाज होते थे, जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर्स होते थे, या फिर किंग के जो सब ऑर्डिनेट किंग, जो सब ऑर्डिनेट रूलर होते थे, सो इन सारे गेस्ट के सामने, इन सारे रूलर्स के सामने इन सारे परफॉर्मेंस को प्रेजेंट किया जाता था. सो नवरात्रि के ओकेजन में जितने भी सेरेमनीज को परफॉर्म करवाया जाता था, सो उन सारी ही सेरेमनीज का डीप सिंबॉलिक मीनिंग होता था. सो ऑन द लास्ट डे ऑफ द फेस्टिवल द किंग इंस्पेक्टेड हिज आर्मी एंड द आर्मीज ऑफ द नायकास इन अ ग्रैंड सेरेमनी इन एन ओपन फील्ड. सो जो लास्ट डे होता था, सो लास्ट दिन में जो किंग होते थे विजयनगर एम्पायर के, वो अपने आर्मी को इंस्पेक्ट करते थे यानी कि अपने आर्मी को चेक करते थे. साथ ही साथ उनके नायकास के जो आर्मीज होते थे उनको भी चेक करते थे इन अ ग्रैंड सेरेमनी, एक ओपन फील्ड में. साथ ही साथ इसी ओकेजन में किंग के जो नायकास होते थे यानी कि किंग के जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे, सो वे लोग किंग को बहुत ही रिच गिफ्ट्स प्रोवाइड किया करते थे. साथ ही साथ वे लोग किंग को ट्रिब्यूट पे किया करते थे यानी कि किंग को बहुत ज्यादा सम्मान दिया करते थे, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया करते थे. सो पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद हमारे माइंड में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो महानवमी डिब्बा था यानी कि ये जो रेस प्लेटफॉर्म था, सो क्या इस प्लेटफॉर्म में ही इन सारे रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता था 9th डे में, या फिर ये जो फेस्टिवल था, ये जो ओकेजन था, सो इस ओकेजन में जितने भी परफॉर्मेंस को किया गया था, जितने भी सेरेमनीज को परफॉर्म किया गया था, सो क्या वो सब कुछ इसी महानवमी डिब्बा में परफॉर्म किया गया था? सो जब स्कॉलर्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश की, सो स्कॉलर्स के द्वारा ये कहा गया कि ये जो महानवमी डिब्बा था, सो भले ही ये एक बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर था, बट ये प्लेटफॉर्म इतना भी ज्यादा मैसिव नहीं था, इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं था कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आर्म्ड मैन एंड वेमेन एंड एनिमल्स के प्रोसेशन यानी कि उनके जुलूस या फिर उनके यात्रा को निकाला जा सके. सो इसीलिए स्कॉलर्स के द्वारा ये कहा गया है कि ये पॉसिबल नहीं है कि उस ओकेजन में जितने भी सेरेमनीज को परफॉर्म किया जाता था, सो वो सारी सेरेमनीज इस प्लेटफॉर्म में परफॉर्म किया जाता था, इस महानवमी डिब्बा में परफॉर्म किया जाता था. सो ये पॉसिबल नहीं है. सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 4.1 कंप्लीट होता है. नाउ हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 4.2, अदर्स बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर. सो नाउ टॉपिक नंबर 4.2 में हम लोग रॉयल सेंटर के ही कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो पहला है लोटस महल. सो रॉयल सेंटर में हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बिल्डिंग देखने को मिलता है जिस बिल्डिंग का नाम है लोटस महल. सो ये जो नाम है लोटस महल, सो ये 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान एक ब्रिटिश ट्रैवलर द्वारा रखा गया था. सो जैसे कि आप इस इमेज में लोटस महल की पिक्चर को देख सकते हैं. सो ये जो बिल्डिंग है, ये जो महल है, ये लोटस के शेप में हमें देखने को मिलता है. सो इसीलिए इस बिल्डिंग का नाम लोटस महल रखा गया है.
बट फिर भी स्कॉलर्स ने, जब कॉलिन मैकेंजी के द्वारा विजयनगर सिटी का जो मैप प्रिपेयर किया गया था, सो जब स्कॉलर्स ने उस मैप को अच्छी तरीके से स्टडी किया, सो मैप को स्टडी करने के बाद स्कॉलर्स के द्वारा एक सजेशन ये दिया जाता है कि ये जो लोटस महल है, सो मे बी ये हो सकता है कि पहले के टाइम पीरियड के दौरान काउंसिल चैम्बर रहा होगा। काउंसिल चैम्बर यानी कि हो सकता है कि लोटस महल एक सभा रहा होगा जहाँ पे विजयनगर एम्पायर के जो किंग थे, जो रूलर थे, वो अपने एडवाइजर के साथ मिलते थे। यानी कि कुछ स्कॉलर्स द्वारा ये कहा गया है कि लोटस महल पहले के टाइम पीरियड के दौरान एक काउंसिल चैम्बर हुआ करता था, यानी कि एक ऐसा जगह जहाँ पे राजा अपने एडवाइजर के साथ मिलते थे, उनके साथ बातचीत करते थे ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि अगर हम विजयनगर सिटी के टेम्पल्स की बात करते हैं, सो विजयनगर सिटी में ज्यादातर जो टेम्पल्स है वो हमें सेक्रेड सेंटर में देखने को मिलता है, बट फिर भी कुछ कुछ टेम्पल्स हमें रॉयल सेंटर में भी देखने को मिलता है। सो जैसे कि हम लोगों ने टॉपिक के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि रॉयल सेंटर में हमें लगभग 60 टेम्पल्स देखने को मिलता है। सो नाउ उन 60 टेम्पल में से एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर एक जो बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल हुआ करता था, सो उसी टेम्पल के बारे में हमें इस टॉपिक में बता रखा है, एंड उस टेम्पल का नाम है हजारा रामा टेम्पल। सो विजयनगर सिटी के रॉयल सेंटर में हमें एक बहुत ही स्पेक्टिकुलर यानी कि हमें एक बहुत ही शानदार टेम्पल देखने को मिलता है, एंड उस टेम्पल का नाम है हजारा रामा टेम्पल। सो स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये जो हजारा रामा टेम्पल था, सो ये किंग के द्वारा एंड उनके फैमिली के द्वारा यूज किया जाता था। इस टेम्पल में किंग एंड उनके फैमिली के मेंबर्स ही वर्शिप करने के लिए जाते थे। सो हजारा रामा टेम्पल में जो सेंट्रल श्राइन है, यानी कि जो मेन मंदिर है जहाँ पे भगवान की इमेज को रखा जाता है, सो आज के टाइम पीरियड में सेंट्रल श्राइन में भगवान का जो इमेज है वो मिसिंग है, बट फिर भी हमें उस मंदिर के वॉल्स में कई सारे स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। उस मंदिर की दीवारों में बहुत ही अच्छी तरीके से स्कल्पचर्स को बनाया गया है, मूर्तियों को बनाया गया है, एंड इस मंदिर के इनर वॉल्स में रामायण के कई सारे सीन को डिपिक्ट किया गया है। यानी कि मंदिर का जो अंदर का वॉल है, जो दीवार है, सो वहाँ पे रामायण के कई सारे सीन को अच्छी तरीके से डिपिक्ट किया गया है, स्कल्पचर्स के रूप में रामायण के सीन को बनाया गया है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 5, द सैक्रेड सेंटर। सो इस टॉपिक में हम लोग विजयनगर सिटी के सैक्रेड सेंटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सैक्रेड का मतलब क्या होता है। सो सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र या फिर धार्मिक। सो विजयनगर सिटी में जो पवित्र जगह था या फिर जो धार्मिक जगह था, सो उसी को सैक्रेड सेंटर कहा गया है। सो जैसे कि नाम से ही हमें पता चलता है कि ये जो सेंटर था, ये जो एरिया था, सो यहाँ पे हमें टेम्पल्स देखने को मिलते हैं या फिर हमें भगवान की इमेजेस देखने को मिलते हैं। सो इसीलिए इस एरिया का नाम सैक्रेड सेंटर रखा गया है, क्योंकि ये जो एरिया है वो रिलीजन के साथ रिलेटेड है, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हमें इस एरिया में देखने को मिलता है। सो इसीलिए इस एरिया का या फिर इस सेंटर का नाम सैक्रेड सेंटर रखा गया है। सो टॉपिक नंबर 5 का जो पहला सब टॉपिक है वो है चूजिंग अ कैपिटल। सो इस टॉपिक में हमें सबसे पहले सैक्रेड सेंटर के लोकेशन के बारे में बता रखा है। सो विजयनगर सिटी में जो रॉकी नॉर्थर्न एंड है, यानी कि सिटी का जो सबसे नॉर्थर्न पार्ट है, सो नॉर्थर्न पार्ट में ही सैक्रेड सेंटर लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ द तुंगभद्रा। सो तुंगभद्रा रिवर के किनारे आपको सैक्रेड सेंटर देखने को मिलेगा। ना नेक्स्ट हमें इस टॉपिक में कुछ लोकल ट्रेडिशंस के बारे में बता रखा है। सो विजयनगर सिटी में ये जो सैक्रेड सेंटर था, ये जो सैक्रेड एरिया था, सो इस एरिया या फिर इस सेंटर से रिलेटेड हमें कई सारे स्टोरीज देखने को मिलता है, कई सारे ट्रेडिशन देखने को मिलता है। जैसे कि पहला है अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशन, यानी कि उस एरिया के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग सैक्रेड सेंटर में जो हमें हिल्स देखने को मिलते हैं, जो हमें पहाड़ देखने को मिलते हैं, सो उन सारे हिल्स में वली एंड सुग्रीव का मंकी किंगडम हुआ करता था। सो रामायण में आप लोगों ने वली एंड सुग्रीव का नाम जरूर सुना होगा। सो वली एंड सुग्रीव का जो मंकी किंगडम था, वानरों का जो किंगडम था, सो वो हमें इन सारे हिल्स में देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू सम लोकल ट्रेडिशन। सो कुछ लोकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग सैक्रेड सेंटर में हमें जो हिल्स देखने को मिलते हैं, जो पहाड़ देखने को मिलते हैं, सो रामायण के टाइम पीरियड के दौरान इन सारे पहाड़ों में वली एंड सुग्रीव का मंकी किंगडम हुआ करता था। ना नेक्स्ट हमें दूसरे ट्रेडिशंस के बारे में बता रखा है। सो दूसरे ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग विजयनगर सिटी में जो लोकल मदर गॉडेसेस थी, यानी कि विजयनगर सिटी की जो देवी थी जिनका नाम था पंपा देवी, सो पंपा देवी ने सैक्रेड सेंटर के हिल्स में यानी कि पहाड़ों में पेनेंस परफॉर्म किया था। पेनेंस का मतलब होता है तपस्या करना। सो पंपा देवी ने सैक्रेड सेंटर के हिल्स में तपस्या को परफॉर्म किया था इन ऑर्डर टू मैरी विरूपक्ष। सो लॉर्ड विरूपक्ष विजयनगर किंगडम का एक इंपॉर्टेंट डीटी हुआ करता था, एक इंपॉर्टेंट भगवान हुआ करता था, एंड लॉर्ड विरूपक्ष को भगवान शिव का भी एक फॉर्म के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनके एक अवतार के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो पंपा देवी लॉर्ड विरूपक्षा के साथ शादी करना चाहती थी, एंड इसी वजह से उन्होंने उन सारे हिल्स में पेनेंस को परफॉर्म किया था, यानी कि कड़ी तपस्या को किया था। सो टू दिस डे दिस मैरिज इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन द विरूपक्षा टेम्पल। सो विजयनगर सिटी में लॉर्ड विरूपक्षा का जो टेम्पल है, सो उस टेम्पल में लॉर्ड विरूपक्षा एंड पंपा देवी की शादी को एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। सो विद दिस हम लोगों ने सेकंड ट्रेडिशन के बारे में डिस्कस कर लिया। ना नेक्स्ट हमें तीसरे ट्रेडिशन के बारे में बता रखा है। सो तीसरे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग सैक्रेड सेंटर में जितने भी हिल्स हमें देखने को मिलते हैं, जो पहाड़ हमें देखने को मिलते हैं, सो इन सारे पहाड़ों में जैना टेम्पल हुआ करता था
ऑफ द प्री विजयनगर पीरियड एज वेल, यानी कि जिस टाइम पीरियड के दौरान उस एरिया में विजयनगर एम्पायर एग्जिस्ट करता था, सो उस टाइम पीरियड के बहुत सालों पहले उस एरिया में जैना टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था। सो ये हमें अलग अलग ट्रेडिशन देखने को मिलता है सैक्रेड सेंटर से रिलेटेड। सो इन अदर वर्ड्स दिस एरिया वाज एसोसिएटेड विद सेवरल सैक्रेड ट्रेडिशन। सो अगर हम लोग दूसरे शब्दों में कहें, सो इन तीनों ही ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वो जो सैक्रेड सेंटर था विजयनगर सिटी में, सो वो सेंटर पहले से ही सैक्रेड ट्रेडिशन से रिलेटेड था, यानी कि पहले से ही हमें उस जगह में कुछ ना कुछ रिलीजियस ट्रेडिशन देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ हमें रिलीजियस बिलीफ देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ टेम्पल बिल्डिंग। सो सैक्रेड सेंटर में जितने भी टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था, जितने भी टेम्पल्स को बनाया गया था, सो आखिर उसके पीछे का हिस्ट्री क्या है, उसके पीछे का इतिहास क्या है। सो सैक्रेड सेंटर के रीजन में हमें जितने भी टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, जितने भी टेम्पल्स को उस एरिया में बनाया गया था, सो उसका हमें एक लॉन्ग हिस्ट्री देखने को मिलता है, गोइंग बैक टू डायनेस्टीज सच एज द पल्लवास, चालुकास, होयसलास एंड चोलास। सो विजयनगर के किंग्स के पहले ही उस एरिया में पहले के टाइम पीरियड के दौरान जितने भी डायनेस्टीज रूल करते थे, चाहे हम लोग पल्लवास की बात करें, चालुकास की बात करें, होयसलास की बात करें या फिर चोला डायनेस्टी की रूलर्स की बात करें, सो इन सारी डायनेस्टी के रूलर्स ने उस एरिया में टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाया था। सो सैक्रेड सेंटर के एरिया में टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करने का जो ट्रेडिशन है वो एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है। वो ना सिर्फ विजयनगर के किंग्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था, बल्कि विजयनगर के किंग्स के पहले उस एरिया में रूल करने वाले जो दूसरे डायनेस्टीज के किंग हुआ करते थे, सो वे सारे किंग्स भी उस एरिया में टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाते थे। एंड कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस के टॉपिक में डिस्कस भी किया था ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि आखिर रूलर्स एंड किंग्स इतने सारे टेम्पल्स को क्यों कंस्ट्रक्ट करवाया करते थे, या फिर टेम्पल्स बिल्डिंग के लिए इतने सारे पैट्रोनेज, इतने सारे रिसोर्सेज को क्यों प्रोवाइड किया करते थे। सो रूलर्स वेरी ऑफन एनकरेज टेम्पल बिल्डिंग एज अ मींस ऑफ एसोसिएटिंग देमसेल्फ विद द डिवाइन, यानी कि रूलर्स अपने आप को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भगवान के साथ लिंक करने के लिए, भगवान के साथ रिलेट करने के लिए टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाया करते थे। सो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि अगर कोई भी किंग अपने प्रजा, अपने सब्जेक्ट्स के सपोर्ट को पाना चाहता है, अपने ऑथोरिटी को लेजिटिमाइज करना चाहता है, स्टेबलाइज करना चाहता है, तो उनके लिए बेस्ट मेथड या फिर बेस्ट तरीका ये था कि वो अपने सब्जेक्ट्स के लिए, अपने प्रजा के लिए टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाए और वो खुद अपने आप को भगवान के साथ रिलेट करे। सो इसके द्वारा उन्हें सब्जेक्ट्स या फिर प्रजा का सपोर्ट मिलता था। सो इसीलिए रूलर्स के द्वारा इतने सारे टेम्पल्स को बनवाया जाता था। एंड कहीं ना कहीं टेम्पल्स लर्निंग का भी एक मेजर सेंटर हुआ करता था ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि रूलर्स के द्वारा एंड इवन दूसरे लोगों के द्वारा भी काफी सारे लैंड को ग्रांट किया जाता था, यानी कि लैंड को दान में दिया जाता था टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए। एंड साथ ही साथ बहुत सारे रिसोर्सेज को भी प्रोवाइड किया जाता था टेम्पल्स को मेंटेन रखने के लिए। सो इतने सारे पैट्रोनेज की वजह से, इतने सारे रिसोर्सेज की वजह से धीरे धीरे टेम्पल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर के रूप में डेवलप होता है। एंड अगर हम लोग रूलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो रूलर्स के अकॉर्डिंग अगर वो टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, टेम्पल्स को रिपेयर करते हैं या फिर टेम्पल्स को मेंटेन करते हैं, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका हुआ करता था सपोर्ट को विन करने के लिए। यानी कि अगर रूलर्स को अपने प्रजा से सपोर्ट चाहिए, देन टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवा के वो अपने प्रजा के सपोर्ट को आसानी से जीत सकता है। साथ ही साथ रूलर्स अपने पावर को, अपने वेल्थ को और अपने पाइटी, यानी कि उनका एक जो मॉरल बिहेवियर होता है, सो उसको रिकग्नाइज करवा सकता है, उसको एक्सेप्ट करवा सकता है लोगों के द्वारा। सो इसी वजह से रूलर्स टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाया करते थे। सो अगर क्वेश्चन आता है कि आखिर रूलर्स इतने सारे टेम्पल्स को क्यों कंस्ट्रक्ट करवाते थे, या फिर टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए इतने सारे पैट्रोनेज को क्यों प्रोवाइड करते थे, देन आपको ये सब कुछ अपने आंसर में लिखना है ना। नेक्स्ट हमें रूलर्स एंड डिफरेंट डीटीज के कनेक्शन के बारे में बता रखा है, यानी कि विजयनगर एम्पायर को रूल करने वाले जो किंग थे एंड विजयनगर सिटी के टेम्पल्स में जिन सारे डीटीज, जिन सारे भगवानों का वर्शिप किया जाता है, सो रूलर्स एंड भगवान के बीच में आखिर कैसा कनेक्शन हुआ करता था। सो सबसे पहले हमें विजयनगर सिटी के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में बता रखा है। सो पहला है द श्राइन ऑफ विरूपाक्षा एंड दूसरा है द श्राइन ऑफ पंपा देवी। सो इन दोनों ही टेम्पल्स की वजह से कहीं ना कहीं विजयनगर सिटी को विजयनगर एम्पायर का कैपिटल बनाया गया था। सो विजयनगर एम्पायर को रूल करने वाले जो किंग्स थे, सो उनके द्वारा ये क्लेम किया जाता था दैट दे रूल ऑन द बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपक। सो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि विजयनगर किंगडम का एक जो इंपॉर्टेंट डीटी हुआ करता था, जो देवता हुआ करता था, सो वो था लॉर्ड विरूपक। सो विजयनगर एम्पायर के किंग्स के द्वारा, रूलर्स के द्वारा ये क्लेम किया जाता था कि हम लोग लॉर्ड विरूपक्ष के बिहाफ में रूल कर रहे हैं, उनके जगह पे रूल कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट विजयनगर एम्पायर में जितने भी रॉयल ऑर्डर्स होते थे, सो उन सारे रॉयल ऑर्डर्स को श्री विरूपाक्षा के नाम से साइन किया जाता था, यूजुअली इन द कैनेडियन स्क्रिप्ट। यानी कि विजयनगर एम्पायर के रूलर कभी भी अपने नाम से उन सारे रॉयल ऑर्डर को साइन नहीं करते थे, बल्कि भगवान विरूपाक्ष के नाम से उन सारे रॉयल ऑर्डर को साइन करते थे। सो इसके थ्रू विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग लॉर्ड विरूपाक्ष के बिहाफ में रूल कर रहे हैं।
साथ ही साथ विजयनगर के रूलर्स के द्वारा हिंदू सुरत्राना टाइटल को अडॉप्ट किया गया था टू इंडिकेट देयर क्लोज लिंक विद द गॉड, यानी कि उनका जो भगवान के साथ एक क्लोज कनेक्शन है, सो उसको इंडिकेट करने के लिए रूलर्स के द्वारा हिंदू सुरत्राना टाइटल को अडॉप्ट किया गया था। सो हिंदू सुरत्राना जो अरेबिक टर्म सुल्तान है जिसका मतलब होता है किंग, सो उसी का एक संस्कृताइजेशन वर्जन है जिसका मतलब होता है हिंदू सुल्तान। सो ये सारे रूलर्स अपने आप को हिंदू सुल्तान कहने के लिए हिंदू सुरत्राना टर्म का इस्तेमाल करते थे। साथ ही साथ विजयनगर के रूलर्स के द्वारा टेंपल में कुछ न्यू ट्रेडिशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे कि वो टेंपल्स में अपने रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर को भी रखते थे, यानी कि अपने इमेजेस को भी रखते थे, यानी कि मंदिरों में वो भगवान के साथ साथ अपने स्कल्पचर्स को भी रखते थे, अपनी मूर्तियों को भी रखते थे। सो किंग जिस दिन टेंपल में विजिट करते थे, सो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट ओकेजन होता था ऑन विच ही वाज अकम्पेनिड बाय द इंपॉर्टेंट नायकास ऑफ द एम्पायर। सो उस एम्पायर में जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर्स होते थे, सो उनके साथ ही राजा टेंपल्स में विजिट करते थे। एंड जिस दिन राजा टेंपल में विजिट करते थे, सो उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट ओकेजन माना जाता था। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 5.1 कंप्लीट होता है। ना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 5.2, दैट इज गोपुरम एंड मंडपास। सो इस टॉपिक में हम लोग गोपुरम्स एंड मंडपास के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो अगर हम लोग टेंपल आर्किटेक्चर की बात करें, सो बाय दिस पीरियड यानी कि लगभग 15-16 सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान टेंपल आर्किटेक्चर में हमें कुछ न्यू फीचर्स देखने को मिलते हैं। टेंपल आर्किटेक्चर में हमें कुछ न्यू फीचर्स के एविडेंस मिलते हैं। एंड वो न्यू फीचर क्या था? सो पहला था द फीचर ऑफ गोपुरम एंड दूसरा था द फीचर ऑफ मंडपास। सो इस टॉपिक में हम लोग गोपुरम्स एंड मंडपास के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। सो पहला इंपॉर्टेंट फीचर है गोपुरम्स। सो गोपुरम्स एक बहुत ही लार्ज स्ट्रक्चर हुआ करता था जो कहीं ना कहीं इंपेरियल अथॉरिटी को मार्क करता था। सो गोपुरम्स क्या होता है हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। सो गोपुरम्स बेसिकली एक एंट्रेंस गेट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज बनाया जाता है। सो टेंपल के बाहर हमें एक गेट देखने को मिलता है जिसके थ्रू आप टेंपल में एंटर करते हो। सो इसी को गोपुरम्स कहा जाता है। सो इन सारे गोपुरम्स को राया गोपुरम्स भी कहा जाता है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है रॉयल गेटवेज, यानी कि इन सारे गोपुरम्स को, इन सारे गेटवेज को राजा के द्वारा बनाया गया था। सो इसीलिए इन सारे गोपुरम्स या फिर गेटवेज को राया गोपुरम्स कहा जाता है। सो विजयनगर के रूलर्स के द्वारा गोपुरम्स को इतना ज्यादा लार्ज बनाया जाता है, इतना ज्यादा मैसिव बनाया जाता है कि इनफैक्ट जो सेंट्रल श्राइन होता है, जो मेन मंदिर होता है जिसमें हमें भगवान की इमेज देखने को मिलता है, सो गोपुरम्स के कंपैरिजन में हमें सेंट्रल श्राइन भी बहुत ही ज्यादा छोटा लगता है। सो गोपुरम सिग्नल द प्रेजेंस ऑफ द टेंपल फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस। सो आखिर गोपुरम्स को इतना ज्यादा लार्ज क्यों बनाया जाता था? सो इसके पीछे का कहीं ना कहीं एक रीजन ये हो सकता है कि अगर कोई भी व्यक्ति दूर से किसी भी गोपुरम को देखता है तो उसको एक सिग्नल मिल जाएगा अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अ टेंपल, यानी कि यहाँ पे एक टेंपल का प्रेजेंस है। सो ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से गोपुरम को इतना ज्यादा लार्ज, इतना ज्यादा मैसिव बनाया जाता था। साथ ही साथ स्कॉलर्स के द्वारा कुछ दूसरे भी रीजंस को दिया जाता है, जैसे कि गोपुरम्स एक मार्क होता है, एक रिमाइंडर होता है ऑफ द पावर ऑफ द किंग एबल टू कमांड द रिसोर्सेज, टेक्निक एंड स्किल नीडेड टू कंस्ट्रक्ट दिस टावरिंग गेटवेज। यानी कि विजयनगर को रूल करने वाले जो रूलर्स है, जो किंग्स है, उनके पास इतना ज्यादा पावर है, इतना ज्यादा रिसोर्सेज है, इतने सारे अच्छे अच्छे टेक्निक्स या फिर स्किल है जिसके द्वारा वो इतने बड़े बड़े गेटवेज को, इतने बड़े बड़े टावरिंग गेटवेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। सो बड़े बड़े गेटवेज कहीं ना कहीं एक रिमाइंडर होता है, एक साइन होता है राजा के पावर का। सो विद दिस हम लोगों ने गोपुरम्स के बारे में डिस्कस कर लिया ना। नेक्स्ट हमें मंडपास के बारे में बता रखा है। So other distinctive feature include mandapas or pavilions and long pillared corridors that often run around the shrine within the temple complex. सो दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है टेंपल आर्किटेक्चर का, सो वो है मंडपास। सो मंडपास क्या होता है? सो मंडपास इंग्लिश में प्रोनाउंस किया जाता है बट हिंदी में इसको मंडप ही कहा जाता है। सो आप लोगों ने मंडप देखा होगा, चारों साइड में आपको पिलर्स देखने को मिलता है एंड ऐसे फ्री स्पेस देखने को मिलता है। सो इसी को मंडप कहा जाता है। सो टेंपल आर्किटेक्चर का और एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि हमें टेंपल्स में मंडप देखने को मिलते हैं। सो टेंपल का जो मेन श्राइन होता है, जो मेन मंदिर होता है जहाँ पे हमें भगवान का इमेज देखने को मिलता है, सो उसके चारों साइड में हमें मंडपास देखने को मिलता है। सो चारों साइड में हमें पिलर्स देखने को मिलते हैं एंड उन पिलर्स के सपोर्ट में ही मंडप्स को बनाया जाता है एंड फिर चारों ही साइड हमें कॉरिडोर देखने को मिलता है। सो ऐसे स्ट्रक्चर को मंडपास कहा जाता है, आप पिक्चर में भी देख सकते हो। सो टेंपल में जो मेन श्राइन होता है, जो मेन मंदिर होता है, सो उस मंदिर के चारों साइड में हमें कॉरिडोर देखने को मिलता है एंड उन सारे कॉरिडोर में पिलर्स को बनाया गया है एंड इसी को मंडपास कहा जाता है। सो विद दिस हम लोगों ने टेंपल आर्किटेक्चर के दो इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में डिस्कस कर लिया ना। नेक्स्ट हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंपल्स के बारे में बता रखा है जो कि हमें सैक्रेड सेंटर में देखने को मिलता है। सो पहला है द टेंपल ऑफ विरूपाक्षा।
सो द विरूपाक्षा टेम्पल वॉज बिल्ड ओवर सेंचुरीज, यानी कि सेक्रेड सेंटर में हमें ये जो विरूपाक्षा टेम्पल देखने को मिलता है, सो ये टेम्पल ओरिजिनली विजयनगर एम्पायर के रूलर्स के द्वारा नहीं बनाया गया था उस टाइम पीरियड के दौरान, बल्कि हमें विरूपाक्षा टेम्पल में जितने भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं, सो उन सारे इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि ये जो टेम्पल था, सो इस टेम्पल का कुछ जो अर्लिएस्ट श्राइन है वो लगभग 9th एंड 10th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान बनाया गया था। बट फिर विजयनगर एम्पायर के रूलर्स के द्वारा इस टेम्पल को बहुत ज़्यादा लार्ज बनाया गया था। सो शुरुआत में इसको बहुत ही छोटा बनाया गया था 9th एंड 10th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान, बट फिर बाद में विजयनगर एम्पायर के रूलर्स के द्वारा इस टेम्पल को बहुत ही ज़्यादा मैसिव, बहुत ही ज़्यादा लार्ज बनाया जाता है। बट ओरिजिनली अगर हम बात करें, सो विरूपाक्षा टेम्पल को विजयनगर के रूलर्स के द्वारा ओरिजिनली नहीं बनाया गया था। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि विजयनगर एम्पायर के वन ऑफ द जो ग्रेटेस्ट रूलर हुआ करते थे, जिनका नाम था राजा कृष्णदेव राय। सो राजा कृष्णदेव राय के द्वारा विरूपाक्षा टेम्पल में जो मेन श्राइन है, जो मेन मंदिर है, एंड उस मेन मंदिर के सामने जो हॉल है सामने में, सो उस हॉल को राजा कृष्णदेव राय के द्वारा ही बनाया गया था। साथ ही साथ राजा कृष्णदेव राय ने सारे पिलर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट भी करवाया था, उसके ऊपर कार्विंग करके, यानी कि पिलर्स में हमें बहुत ही अच्छे अच्छे नक्काशी देखने को मिलता है, कार्विंग देखने को मिलता है। पिलर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कट करके बहुत सारे इमेजेस को बनाया गया है, बहुत सारे स्कल्पचर्स को बनाया गया है। सो ये सारे काम भी राजा कृष्णदेव राय के द्वारा ही करवाया गया था। साथ ही साथ विरूपाक्षा टेम्पल में जो ईस्टर्न गोपुरम है, ईस्टर्न साइड में जो एक मेन गेटवे है, सो ये भी राजा कृष्णदेव राय के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। सो विरूपाक्षा टेम्पल में हमें जो हॉल देखने को मिलता है, सो उस हॉल को अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए यूज किया जाता है। साथ ही साथ विरूपाक्षा टेम्पल में हमें कुछ खाली स्पेस देखने को मिलता है, कुछ खाली जगह देखने को मिलता है, जहाँ पे भगवान के इमेजेस को प्लेस किया जाता है। साथ ही साथ उस खाली जगह में कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स को भी परफॉर्म करवाया जाता है, जैसे कि म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। अदर्स वर यूज्ड टू सेलिब्रेट द मैरिजेस ऑफ डीटीज। सो विरूपाक्षा टेम्पल में ही हमें और भी कई सारे खाली स्पेस देखने को मिलता है, जहाँ पे भगवान के मैरिजेस को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि लॉर्ड विरूपक्ष एंड पंपा देवी का जो मैरिज हुआ था, सो उसको उन सारी खाली जगहों में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इन सारे ओकेशन में टेम्पल में रखा जो मूर्ति होता था, सो उस मूर्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि दूसरे इमेजेस, दूसरे मूर्तियों का इस्तेमाल किया जाता था। सो विद दिस हम लोगों ने विरूपाक्षा टेम्पल के बारे में जान लिया। ना नेक्स्ट हमें दूसरे इंपॉर्टेंट टेम्पल के बारे में बता रखा है, जिस टेम्पल का नाम है विटाला टेम्पल। सो हियर द प्रिंसिपल डीटी वाज विटाला, अ फॉर्म ऑफ विष्णु जनरली वर्शिप्ड इन महाराष्ट्र। सो विटाला टेम्पल में जो प्रिंसिपल डीटी है, यानी कि जो मेन भगवान है, उनका नाम है लॉर्ड विटाला, जिनको भगवान विष्णु का एक फॉर्म माना जाता है। एंड लॉर्ड विटाला को खासकर महाराष्ट्र में वर्शिप किया जाता है। सो लॉर्ड विरूपक्ष को शिवा का एक फॉर्म माना जाता है, एंड लॉर्ड विटाला को विष्णु का एक फॉर्म माना जाता है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। Now next हमें ये बता रखा है that the introduction of the worship of the deity in Karnataka is another indication of the ways in which the rulers of Vijayanagar drew on different tradition to create an imperial culture. So जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि लॉर्ड विटाला को खासकर महाराष्ट्र में ही वर्शिप किया जाता है, बट विजयनगर के रूलर्स के द्वारा लॉर्ड विटाला के टेम्पल को कर्नाटका में भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है, विजयनगर की सिटी में भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सो ये कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट करता है कि विजयनगर के जो रूलर्स थे, वे लोग अपने एम्पायर में अलग अलग ट्रेडिशन को एक्सेप्ट कर रहे थे टू क्रिएट एन इम्पेरियल कल्चर। सो विजयनगर सिटी के दूसरे टेम्पल्स की तरह विटाला टेम्पल्स में भी हमें कई सारे हॉल्स देखने को मिलते हैं, बट इन सारे हॉल्स के साथ साथ हमें विटाला टेम्पल में एक बहुत ही यूनिक श्राइन देखने को मिलता है, एक बहुत ही यूनिक मंदिर देखने को मिलता है, जिसको एक कैरियट के डिजाइन में बनाया गया था, एक रथ के डिजाइन में बनाया गया था। सो जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ये एक छोटा सा मंदिर है, एक श्राइन है, जिसको पूरी तरीके से एक कैरियट यानी कि एक रथ के आकार में बनाया गया है। एंड अगर हम लोग वेटाला टेम्पल के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें, सो ये है कि हमें वेटाला टेम्पल में एक चैरियट स्ट्रीट देखने को मिलता है। सो मंदिर का जो गोपुरम है, जो मेन गेटवे है, सो वहां से लेकर एकदम स्ट्रेट में हमें चैरियट स्ट्रीट देखने को मिलता है। सो दिस स्ट्रीट्स विद पेव्ड विद स्टोन स्लैब्स एंड लाइन्ड विद पिलर पैविलियंस इन विच मर्चेंट्स सेट अप देयर शॉप। सो ये जो पूरा स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट में हमें स्टोन के स्लैब्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इस स्ट्रीट में साइड साइड में हमें पिलर्स भी देखने को मिलते हैं। पिलर्स के द्वारा एक मंडप जैसा स्ट्रक्चर भी क्रिएट किया गया था, जिन सारी जगहों में जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, वे लोग अपने शॉप को बिल्ड करते थे, शॉप को लगाते थे। सो ये हमें एक इंपॉर्टेंट फीचर, एक यूनिक फीचर देखने को मिलता है विटाला टेम्पल में। सो विद दिस टॉपिक नंबर 5 कंप्लीट होता है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 6, प्लॉटिंग पैलेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार। सो इस टॉपिक में हमें यह बता रखा है कि आर्कियोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर्स ने किस तरीके से विजयनगर सिटी में पैलेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार को प्लॉट किया है। यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर्स को किस तरीके से ये पता चलता है कि विजयनगर सिटी के किस पार्ट में पैलेसेस हुआ करता था, किस पार्ट में टेम्पल्स को बनाया गया था, एंड किस पार्ट में बाजार हुआ करता था। सो ये सब कुछ हम लोग टॉपिक नंबर 6 में पढ़ने वाले हैं। सो कॉलिन मैकेंजी के द्वारा विजयनगर सिटी का जो इनिशियल सर्वे किया गया, उनके द्वारा जो मैप वगैरह प्रिपेयर किया गया, सो उसके बाद उन सारे इन्फॉर्मेशन को दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ भी मैच किया गया,
जैसे कि ट्रैवलर अकाउंट से हमें जितना भी इंफॉर्मेशन मिलता है या फिर इंस्क्रिप्शन से हमें जितना भी इंफॉर्मेशन मिलता है, सो सारे इंस्क्रिप्शन को एक साथ इकट्ठा किया गया एंड फिर कंपेयर किया गया। सो उसके द्वारा हमें विजयनगर सिटी के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। सो लगभग 20th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान विजयनगर सिटी का जो साइट था, जो हम्पी का साइट था, सो उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एंड कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम के द्वारा प्रिजर्व कर लिया जाता है। यानी कि हम्पी के साइट को एक हिस्टोरिकल साइट बताया जाता है एंड फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है। सो 1976 में हम्पी को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देन इन द अर्ली 1980s एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च। सो लगभग इस टाइम पीरियड के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि विजयनगर सिटी में हमें जितने भी मैटर रिमेन्स मिलते हैं, सो उन सारे मैटर रिमेन्स को अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट किया जाए। साथ ही साथ विजयनगर सिटी में अच्छी तरीके से एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव सर्वे को किया जाए यूजिंग अ वैरायटी ऑफ रिकॉर्डिंग टेक्निक्स। सो हमारे पास जितने भी लेटेस्ट टेक्निक है, सो हर एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए विजयनगर सिटी में अच्छी तरीके से सर्वे को करने के लिए। सो अर्ली 1980s में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाता है। ना नेक्स्ट हमें विजयनगर सिटी के मैपिंग के बारे में बता रखा है, यानी कि विजयनगर सिटी का किस तरीके से मैप को प्रिपेयर किया जाता है, किस तरीके से विजयनगर सिटी में सर्वे को किया जाता है, विजयनगर सिटी को किस तरीके से स्टडी किया जाता है। सो मैपिंग का जो पहला स्टेप है वो है टू डिवाइड द एंटायर एरिया इनटू अ सेट ऑफ 25 स्क्वायर। सो मैपिंग का ये तीनों ही जो स्टेप है, सो इन तीनों स्टेप को हम लोग इन तीनों मैप्स के थ्रू समझेंगे, ताकि हम लोगों को मैपिंग का ये प्रोसेस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सो फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, सो फर्स्ट स्टेप में पूरा ही जो एंटायर एरिया होता है उसको 25 स्क्वायर में डिवाइड किया जाता है। सो इसको हम लोग पहले मैप के थ्रू समझते हैं। सो ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये पूरा ही विजयनगर सिटी का मैप है। सो सबसे पहले पूरी ही सिटी को, पूरी एरिया को 25 स्क्वायर में डिवाइड किया जाता है। सो इस तरीके से कुछ 25 स्क्वायर में पूरी ही सिटी को, पूरी ही एरिया को डिवाइड किया जाता है एंड हर एक स्क्वायर का नाम अल्फाबेट लेटर से लिखा जाता है, जैसे कि A B C D। सो इस तरीके से पूरे ही 25 स्क्वायर को एक एक अल्फाबेट लेटर का नाम दिया जाता है। सो ये पहला स्टेप होता है। सो नाउ अब दूसरा स्टेप क्या है, सो दूसरा स्टेप है ईच ऑफ द स्मॉल स्क्वायर्स वाज सब डिवाइडेड इनटू अ सेट ऑफ इवन स्मॉलर स्क्वायर। सो हर एक जो छोटा छोटा स्क्वायर है, सो इन सारे छोटे छोटे स्क्वायर को फर्दर और ज़्यादा सब डिवाइडेड किया जाता है स्मॉलर स्क्वायर में। यानी कि मान लीजिए कि ये पहला जो स्क्वायर है जिसका नाम ए रखा गया था, सो इस ए वाले पोर्शन को फर्दर और ज़्यादा डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस में एंड इसका नाम रखा जाता है मान लीजिए कि 1 2। सो इस तरीके से हर एक छोटे छोटे स्क्वायर के बॉक्सेस को फर्दर और भी छोटे छोटे स्क्वायर के बॉक्सेस में डिवाइड किया जाता है। एंड नाउ थर्ड स्टेप क्या है, सो सेकंड स्टेप को ही थर्ड स्टेप में भी रिपीट किया जाता है। सो अगेन ये सारे जो छोटे छोटे स्क्वायर के बॉक्सेस है जिसको 1 2 नाम दिया गया है, सो इसको अगेन फर्दर सब डिवाइडेड किया जाता है और भी छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स में, स्क्वायर के यूनिट्स में। सो इसको फर्दर और भी छोटे छोटे स्क्वायर यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है एंड इस बार मान लीजिए कि इन सारे स्क्वायर का नाम स्मॉल लेटर में A B करके रखा गया। सो इस तरीके से पूरी ही सिटी को छोटे छोटे स्क्वायर के बॉक्सेस में या फिर स्क्वायर के यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। एंड एट द लास्ट क्या किया जाता है, सो हर एक छोटे छोटे स्क्वायर के यूनिट्स में जो भी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, सो उस स्ट्रक्चर का अच्छी तरीके से स्टडी किया जाता है। सो कुछ इस तरीके से पूरे ही विजयनगर सिटी का मैपिंग किया जाता है एंड विजयनगर सिटी में जितने भी स्ट्रक्चर्स, जितने भी बिल्डिंग्स मिलते हैं, सो उन सारे बिल्डिंग्स को स्टडी किया जाता है। सो इस मैपिंग का, इस सर्वे का फायदा क्या होता है, सो इस मैपिंग का बेनिफिट ये होता है कि जब पूरे ही एरिया को ऐसे स्क्वायर में डिवाइड किया जाता है, देन किसी भी एरिया का कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है वो छूटता नहीं है। सो इस सर्वे मेथड से पूरे ही एरिया के हर एक स्ट्रक्चर, हर एक बिल्डिंग को अच्छी तरीके से स्टडी किया जाता है। सो इसी मैपिंग की टेक्निक के द्वारा, इसी मेथड या फिर इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे ही विजयनगर सिटी का सर्वे किया जाता है एंड बहुत ही मुश्किल से सर्वे करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को, स्कॉलर्स को एंड हिस्टोरियंस को विजयनगर सिटी में लगभग 1000 ऑफ स्ट्रक्चर्स के ट्रेसेस मिलते हैं, उनके सबूत मिलते हैं। सो इन सारे थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है एंड फिर उसको अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट किया जाता है। फ्रॉम टाइनी श्राइन्स एंड रेजिडेंस टू इलेबोरेट टेम्पल्स। सो छोटे से छोटे मंदिर से लेकर, रेजिडेंस से लेकर बड़े से बड़े जो टेम्पल थे पूरे ही विजयनगर सिटी में, सो हर एक टेम्पल, हर एक श्राइन का अच्छी तरीके से स्टडी किया जाता है एंड हर एक स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट किया जाता है। सो इस मेथड के द्वारा आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस को पूरे ही विजयनगर की सिटी में काफ़ी सारे रोड्स के ट्रेसेस मिले, पाथ के ट्रेसेस मिले एंड बाजार के ट्रेसेस मिले। सो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को रिकवर किया गया। नाउ इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 7, क्वेश्चंस इन सर्च ऑफ आंसर। सो ये टॉपिक इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ हमें यही बता रखा है कि भले ही हमें विजयनगर सिटी में काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स का एविडेंस मिलता है, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि उन सारे एविडेंस के द्वारा, उन सारे ट्रेसेस के द्वारा हमें विजयनगर सिटी से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। सो कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जिन सारे क्वेश्चन का आंसर हमें आज तक नहीं मिला है, उन सारे क्वेश्चन के आंसर को अभी तक फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है।
जैसे कि इन्वेस्टिगेशंस ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स डू नॉट टेल अस अबाउट द ऑर्डिनरी मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। सो जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है पूरे ही विजयनगर सिटी में, हमें विजयनगर सिटी में जो भी आर्किटेक्चरल फीचर्स देखने को मिलते हैं, स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, सो उन सारे स्ट्रक्चर्स के द्वारा, उन सारे आर्किटेक्चरल फीचर्स के द्वारा हमें उस सिटी में रहने वाले जो ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन थे, सो उनसे रिलेटेड हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। साथ ही साथ और भी कई सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होते हैं, जैसे कि हु ड्रू अप द प्लान्स फॉर द बिल्डिंग। सो इतने सारे जो स्ट्रक्चर्स, इतने सारे जो टेम्पल्स वगैरह बनाया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, सो आखिर इन सारे टेम्पल्स का प्लानिंग कौन करता था? भले ही राजा द्वारा, रूलर्स द्वारा पैट्रोनेज प्रोवाइड किया जाता था टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, बट ऐसे कौन लोग होते थे जो कि इन सारे टेम्पल्स को प्लान करते थे कि टेम्पल्स को किस तरीके से बनाना है? इसके अलावा और भी कई सारे हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होते हैं जिन सारे क्वेश्चन का आंसर हमें अभी तक नहीं मिला है। सो टॉपिक नंबर 7 में बस हमें यही बता रखा है। सो विद दिस हमारा ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये पूरा ही चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया देन एक बार आप मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बता दीजिएगा। एंड अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट रहता है देन आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हो। एंड अगर आपको ये सारे एनसीईआरटी नोट्स चाहिए देन प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो। आप लोगों को मेरे चैनल में आपके एग्जाम से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, ताकि उन लोगों को भी इस चैप्टर को समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिले। सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।